औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड का आर्टिकल एक चल रहा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड था उसका हम आज करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 7। 6 पॉइंट हमने कर लिए थे, मैं उनको रिकॉल कर देता हूँ। ज्योमेट्रिकल शेप हमने कर ली थी, मेल्टिंग पॉइंट हमने कर लिया था, क्लीवेज प्लेन हमने कर लिया था, एनिसोट्रॉपी कर लिया था, सिमिट्री हमने कर लिया था और हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल हमने ये 6 प्रॉपर्टीज़ इसकी डील की थी। ये इम्पॉर्टेंट भी था ये आर्टिकल, जितना भी हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में और आज जो हम करेंगे ये सारा लॉन्ग है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम मूव कर रहे हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। ठीक है जी, अब इस पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है। पॉइंट नंबर 7 है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फ या मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होगा सेम क्रिस्टल फॉर्म। अब इस चीज़ को हम किस तरह डिटेल वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको ज़रा अब आपने समझना है। आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली ये ऐसा एक फिनोमिना है जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दो डिफरेंट सब्सटेंस लें और उनकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म बना दें तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप इसको समझिएगा। मसलन आपने एक लिया है जिंक और दूसरा लिया है आपने कैडमियम, सी और डी के साथ। ठीक है जी, कैडमियम। ये दो चीज़ें आपने ली, जिंक और कैडमियम। अब ये दोनों जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं वो फॉर्म है उनकी हेक्सागोनल। ठीक है जी, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी लिखा नज़र आ रहा है। जिंक और कैडमियम ये दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, लेकिन ये दोनों सेम एक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज हेक्सागोनल शेप। इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, इनकी शेप एक जैसी है, तो इसीलिए इनको आपस में क्या कहा जाता है, दीज टू आर आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर, या दीज टू आर आइसोमॉर्फिक ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, आइसोमॉर्फिक, बोथ आर आइसोमॉर्फिक ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है जी। आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, दो डिफरेंट सब्सटेंस लेने हैं, उन दोनों डिफरेंट सब्सटेंस को सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर आप उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। आपने डेफिनेशन करनी है और डेफिनेशन में यहाँ से कोई आप 3 एग्जांपल्स जो है वो पकड़ लें। ठीक है, टिक मैंने कर दिए तीनों, ये आपके लिए आसान है, आप ये तीनों एग्जांपल जो हैं वो डील कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने ये 3 एग्जांपल्स डील करनी है। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं पोलीमॉर्फिज्म की तरफ। अब पोलीमॉर्फिज्म जो है वो बेसिकली क्या है, अगर आपने शॉर्ट प्रिपेयर करना हुआ इसका एमसीक्यूज वगैरह तो आप इस पैराग्राफ को डील कर लीजिएगा। नीचे वाला इस पैराग्राफ को आपने लाजमी चेक कर लेना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, आप बेटे लेते रहे स्क्रीनशॉट, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सारा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको लिखा हुआ ये सारा मिल जाएगा। अब जो हम डील करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म क्या है, अब इसको देखें। पोली का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, मोर देन टू, टू और मोर देन टू फॉर्म्स। और मॉर्फिक का मतलब होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी ऐसा एक आपके पास सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, पोलीमॉर्फिज्म का। तो वो जो एक चीज़ दो फॉर्म्स में या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है उसको हम नाम देते हैं पोलीमॉर्फिक ऑफ ईच अदर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पोलीमॉर्फिक ऑफ ईच अदर। अब इसका थीम क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इसको ज़रा समझें। आपने लेना है कंपाउंड, कंपाउंड होगा एक ही। ठीक है,
एक कंपाउंड आपने ले लिया, ये एक कंपाउंड जो है दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मसलन हम लिख लेते हैं F1 में और F2 में, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक ही कंपाउंड है, उसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, तो इन दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एक दूसरे का पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक इनको नाम दिया जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ठीक हो गया जी, इन्हें एक दूसरे का पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। तो ये पॉलीमॉर्फिक हैं क्योंकि एक कंपाउंड दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं, या इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप इस एग्जांपल को समझिएगा। अब वो एग्जांपल क्या है और हम किस तरह इसको डील करते हैं। मसलन आपने अब जो एग्जांपल ली, दैट इज AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, AgNO3। अब AgNO3 दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये शेप के नाम हैं, इनकी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो आप जस्ट इनके नाम याद रखेंगे। एक है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, ये शेप का नाम है रोम्बोहेड्रल। ठीक हो गया जी। एक शेप इसकी ये होती है और दूसरी होती है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये यहाँ पे रोम्बिक लिखा नहीं जा रहा। आर्थोरोम्बिक, RHOMBIC। ठीक है जी, आर्थोरोम्बिक। ये दो शेप्स हैं या दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं जिनमें ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो AgNO3 बेसिकली अब दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, दीज आर पॉलीमॉर्फिक ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, पॉलीमॉर्फिक ऑफ ईच अदर। इसके बाद हम डील करते हैं CaCO3 को। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वो दो फॉर्म्स कौन सी हैं, एक फॉर्म है ट्राइगोनल। ठीक है जी, एक फॉर्म आपकी बनेगी ट्राइगोनल। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में से जो है वो बनेगा, ट्राइगोनल फॉर्म में जाएगा। और दूसरा होता है आर्थोरोम्बिक। ठीक है, ये अभी मैं लिख चुका हूँ, आर्थोरोम्बिक, RHOMBIC, आर्थोरोम्बिक। ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ट्राइगोनल में और आर्थोरोम्बिक में। इस वजह से इस एक कंपाउंड की जो दो शेप्स बनी हैं या दो क्रिस्टलाइन फॉर्म बनी हैं, ये एक कंपाउंड जो दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। और दीज टू फॉर्म्स आर पॉलीमॉर्फिक ऑफ ईच अदर। तो ये आपका हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म का। अब हम डील करते हैं एलोट्रॉपी को, तो उसके लिए मैं जो शेयर कर देता हूँ आपको स्क्रीन, अगली स्क्रीन में, इसमें हम देखेंगे पॉली जो है वो मॉर्फिज्म क्या है जी। देखें, अब आपका 98 पेज पे वो दो एग्जांपल्स जो मैंने दी थी, वो दो एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद भी हैं। AgNO3 और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आपने डेफिनेशन करनी है और साथ आपने इनकी दो एग्जांपल्स डील करनी है। अब जो थर्ड टाइप हम करने जा रहे हैं आज की, जो कि यहाँ पर टाइप नंबर 9 बनती है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। आज हम एलोट्रॉपी को डील करते हैं। एलोट्रॉपी क्या होता है, अब पॉलीमॉर्फिज्म में और एलोट्रॉपी में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अब ये फर्क समझिएगा। वो फर्क क्या है, आपने पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन किया, एक कंपाउंड होगा जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। और एलोट्रॉपी क्या है, एक एलिमेंट होगा, अकेला एक एलिमेंट, वो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको एलोट्रॉपी कहा जाता है। तो इस चीज में आपने बिल्कुल श्योर शॉर्ट रहना है, पॉलीमॉर्फिज्म का और एलोट्रॉपी का क्या डिफरेंस है। आप अगर इस कंपाउंड को देखें, ये था AgNO3, दैट इज अ कंपाउंड। इसमें सिल्वर एक था, नाइट्रोजन एक था और ऑक्सीजन तीन थे, मतलब पांच एटम्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया था। ये मॉलिक्यूल दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन एलोट्रॉपी में क्या होगा, एलोट्रॉपी में सिंगल एक एलिमेंट होगा, सिंगल एक एटम होगा जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मसलन हम एक एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सल्फर। सल्फर अकेला एक एलिमेंट लिया, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक है रोम्बिक, एक है मोनोक्लिनिक। ठीक है जी, एक हम लेते हैं रोम्बिक और एक हम लेते हैं मोनोक्लिनिक।
ठीक है जी। अब आप इन डायग्राम्स पे ना थोड़ा सा परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं कौन सी शेप होती हैं। आगे बेटे पूरा एक क्रिस्टल सिस्टम आ रहा है जिसमें हम इन शेप्स को डील करेंगे कि रोम्बिक कौन सी है और जो है वो आर्थोरोम्बिक कौन सी है, रोम्बोहेड्रल कौन सी है, ट्राइगोनल कौन सी है, आर्थो रोम्बिक कौन सी है। ये सारी डायग्राम्स हम आगे जाके डील करेंगे। हेक्सागोनल क्या है, क्यूबिक क्या है, टेट्रागोनल क्या है, ये सारी डायग्राम्स हम आगे जाके डील करेंगे। सल्फर जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में। यहाँ पे सिंगल एक एलिमेंट दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम इसको इस फिनोमिना को एलोट्रॉपी कहते हैं। और रोम्बिक वाली सल्फर और मोनोक्लिनिक वाली सल्फर, दीज टू आर एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। दीज टू आर एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। जिस तरह ऑक्सीजन का हम एलोट्रॉप लेते हैं ओजोन, O2 का अगर हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, तो उसका एलोट्रॉप हम लेते हैं O3 है जी, ये इसका एलोट्रॉप है। ऑक्सीजन का एक एलिमेंट हमने लिया है, या हम यूं ले लें कि ऑक्सीजन का आप एक कम्बिनेशन लेते हैं, दो आप ले लेते हैं चलें ऑक्सीजन, तो उसका एलोट्रॉप क्या बनता है, O3 बनता है, क्योंकि ये सिमिलर आ गए हैं। ठीक है, सिमिलर का भी एलोट्रॉप होता है, लेकिन जो डिफरेंट आप एलिमेंट लेते हैं, डिफरेंट एटम लेते हैं, उनका क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, और वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं एक दूसरे के। ये सल्फर क्या होगा आपका, सल्फर आपका बन जाएगा एलोट्रॉप। ठीक है, और एलोट्रॉप ये कितने बनाएगा, दो बनाएगा, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ये एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस आ जाएगा। तो आपने ये एग्जांपल जो है वो इनकी तीनों कर लेनी है डील। सल्फर की मैंने बता दिया आपको, कार्बन की आपने कर लेनी है, और टिन, टिन का जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड SN। ठीक है, जिस तरह कार्बन का C सिंबल है, टिन का सिंबल क्या है, SN, S बड़ा और N छोटा, ये टिन का सिंबल है। ठीक है, टिन जो है वो एक एलिमेंट है प्रोडिक्ट टेबल का, तो उसका एक ये सिंबल दिया गया है यहाँ पे SN। ठीक है जी, ये आपने एग्जांपल जो है वो यहाँ पे डील कर लेनी है। ये आपका आ जाएगा एलोट्रॉपी। अब हम डील करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर को, कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर आप मैट्रिक में भी करके आए हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर ये होता है कि वो टेम्परेचर जिसमें दो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी सेम सब्सटेंस की एक्विलिब्रियम में जो है वो लाई करती हैं और एक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकती हैं, उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। मैं सिर्फ एक कॉमन सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने लिया है ग्रे टिन। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ग्रे टिन हमने लिया। ठीक है, मैं जी लिखने लगा हूँ उसके लिए। आपने ग्रे टिन लिया और आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं 13.2 डिग्री। ठीक है जी, और ये साथ में एरो वापस भी ला रहा हूँ। अगर टेम्परेचर 13.2 डिग्री से बढ़ा दें तो जो टिन है वो आपका वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टिन आपका वाइट कलर में चला जाएगा। ये दूसरी फॉर्म इसकी बन जाएगी, शेप भी चेंज हो, शेप के चेंज होने से कलर चेंज हो जाता है। ग्रे टिन की जो शेप होती है वो होती है क्यूबिक, और जो वाइट टिन होता है उसकी शेप होती है टेट्रागोनल। ठीक है, ये मैं जस्ट इतना लिखने लगा हूँ, टेट्रागोनल। ठीक है, बाकी आप समझ जाइएगा। आप देखें कि इसका कलर ग्रे था, जब आपने टेम्परेचर 13.2 से इंक्रीज किया है, राइट साइड पे बढ़े हैं, तो टिन वाइट में कन्वर्ट हो गए। और अगर आप वाइट टिन को दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो 13.2 से कम टेम्परेचर दें। जो ही कम टेम्परेचर देंगे तो वाइट टिन आपका ग्रे टिन में यानी क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है, ये वो टेम्परेचर है जो इन दो फॉर्म्स को एक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, और इन दो फॉर्म्स को एक्विलिब्रियम में रखता है। इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर का। ठीक हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो है जिसमें ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो जो फॉर्म्स हैं, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, वो एक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें। उस टेम्परेचर से आगे बढ़ें तो फॉर्म चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर से वापस आएँ तो फॉर्म फिर भी चेंज हो जाए। वो जो मिडल वाला टेम्परेचर है जिस पे ये एक्विलिब्रियम में रहते हैं, उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। डेफिनेशन आपने ब्लू वाली करनी है, लेकिन आपने ये नीचे जो ये वाली एग्जांपल्स हैं ये आपने लाजमी करनी है, और इनके नाम, इनके टेम्परेचर्स, ये सारे आपने याद करने होंगे। तो ये आपका बन जाएगा प्रॉपर्टीज़ जो हम डील कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ये आपका लॉन्ग पोर्शन बनता था। अब आगे जितना भी हम डील करेंगे, थोड़ा सा जो दो आर्टिकल्स हैं ये दोनों के दोनों शॉर्ट में हमने प्रिपेयर करने हैं। क्रिस्टल लेटस जो है वो क्या होता है, तो क्रिस्टल लेटस बेसिकली हम ये देखते हैं कि आपने एटम लिए, आयन लिए, मॉलिक्यूल लिए।
ये नीचे क्रिस्टल लेटस, ये मैं इसको समझाने लगा हूँ। ये आपको डायग्राम उसने जो है यहाँ पे मेंशन करके बताई है क्रिस्टल लेटस की। क्रिस्टल लेटस बेसिकली क्या है, ये ऐसा पॉइंट ऑफ अरे है जहां पर एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है और वो 3 डायमेंशन में डिफरेंट साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, किस तरह, अभी स्टेटमेंट को समझ लें, आपको बात जो है वो क्लियर कट समझ आनी चाहिए। मैं अभी इस स्क्रीन को जो है वो दूसरी तरह शेयर करता हूँ जिसमें हम लिख भी सकें और आसान काम हमारे लिए हो। ठीक है, आप ज़रा इस ब्लैक पोर्शन पे गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं वो ड्रा करूँगा। मसलन आपने ये बेटे बनाया है एक क्यूब, ठीक हो गया जी। ये आपका एक क्यूब है, इसको एक एक साइड को मैंने ब्लू से शो किया, दूसरी साइड को मैं अब शो कर रहा हूँ ये ग्रीन, इसके रेड के साथ। अब मैंने ऊपर वाली बाउंड्री को रेड से किया और नीचे वाली बाउंड्री को अब मैं येलो से करने वाला हूँ। ठीक हो गया जी। तो अब आप इसको ज़रा समझिएगा कि हम इसको किस तरह डील करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली जो बाउंड्री है, बेशक हम ऊपर वाली बाउंड्री, चलो कलर और चेंज कर लेते हैं इसका। आप इस बाउंड्री का कलर जो है वो चेंज कर लें। मसलन हम इसको अब ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है जी, ग्रीन कलर के साथ हम इसको, मैं दोबारा इसको जो है वो ड्रा कर देता हूँ। सबसे पहले आपने पीछे वाला जो बॉक्स था ये रेड से मेंशन कर दें। ठीक है जी। दूसरा आप फ्रंट वाला ग्रीन से मेंशन कर दें। इनकी बाउंड्रीज को आप जो है वो डिफरेंट कलर्स दे दें। ऊपर वाली बाउंड्री को येलो से और नीचे वाली बाउंड्री को मैं जो है वो ब्लू से मेंशन कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये आपने एक क्यूब ड्रा कर दिया। अब इस क्यूब को समझें। अब देखें, ये दो लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं, इस तरह करके दो लाइनें आपको रेड नज़र आएंगी, ऐसे करके दो लाइनें आपको रेड नज़र आ रही हैं और एक लाइन आपको ऐसे ब्लू नज़र आ रही है। अगर आप गौर करें तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको एक्स कहा जाता है, इसको वाई कहा जाता है, इसको जेड कहा जाता है। अब यहाँ पर भी कोई मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर भी कोई मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर भी कोई मॉलिक्यूल होगा, इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा। इनके हर कॉर्नर्स पे, हर एज के ऊपर कोई ना कोई मॉलिक्यूल, एटम, आयन प्रेजेंट होता है। ये ऐसा पॉइंट ऑफ अरे है। मसलन ये आपका पूरा क्यूब एक, ये देखें, ये पॉइंट, सारे पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट्स आए। ये ऐसा पॉइंट ऑफ अरे है जिसके ऊपर जो है 3 डायमेंशन के अंदर, एक्स में, वाई में, जी में मॉलिक्यूल्स, आयन या क्रिस्टल्स अरेंज होते हैं। तो इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल लेटस का नाम देते हैं। इसको किसका नाम दिया जाएगा? क्रिस्टल लेटस का जो है वो नाम दिया जाता है। और डिफरेंट क्रिस्टल्स को अगर हम करते हैं ना इकट्ठा, वो पूरा एक क्रिस्टल लेटस बनता है। इसका डायग्राम आपको बुक पे मैंने वो मार्क भी करवाई थी, पेज नंबर 98 पे, जो मैंने शो भी की थी, सर्कल में ड्रॉ किया था। तो ये आपका क्या बन जाता है? क्यूबिक एक क्रिस्टल लेटस बन जाता है। तो इसका मैंने जस्ट एक सेल उठाया है। ये जो एक सेल आपको नजर आ रहा है, ये जो एक सेल हम डील कर रहे हैं, ये एक सेल जो है, ये सेल हमारा क्या कहलाता है? यूनिट सेल इसको हम कहते हैं। क्रिस्टल लेटस का एक सेल आप बाहर निकाल लें जो कि पूरे क्रिस्टल को एक्सप्लेन कर सकता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल का। ये आपने इनकी जो है वो डायग्राम आपने करनी है। जी जी बेटे, डायग्राम वो नहीं करनी जो मैंने ड्रा की है, जस्ट एक डायग्राम आपने समझनी है। डायग्राम आप ना करें, जस्ट डेफिनेशंस आपने करनी है 98 99 पेज पे। ठीक है, 98 और 99 पेज पे दो डेफिनेशंस हैं। क्रिस्टल लेटस की डेफिनेशन 98 99 पे है और यूनिट सेल की डेफिनेशन आपको 99 पेज पे मिल जाएगी। ये आपने डेफिनेशन जो है वो प्रिपेयर करनी होगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपका आ जाएगा यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटस, जो कि आपने शॉर्ट में प्रिपेयर करना। अब थोड़ा सा हम एंगल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगला जो आर्टिकल है हमारा वो कुछ एंगल्स के साथ रिलेटेड है। तो क्रिस्टल सिस्टम को करने से पहले, जी बेटे का आवाज़ का कोई इशू नहीं है, बाद में जो है ना आप यूट्यूब से देख लेना, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है सिग्नल का प्रॉब्लम हो आपका। तो यहाँ पे आप जस्ट जो है ना फोकस करें, यूट्यूब पे चढ़ जाएगा ये लेक्चर, नहीं परेशान हो। तो अब हम जो है वो अगला जो आर्टिकल हमारा लास्ट आर्टिकल था इस चैप्टर का, क्रिस्टल सिस्टम, इसको करने से पहले हम कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं। इन चीज़ों को अब आपने समझना है। अब मैं उसी तरह अगेन जो है वो ड्रा करने लगा हूँ, एक क्यूब ड्रा करूँगा। मसलन ये मैंने लिया एक क्यूब। ठीक है, ये इसके बैक पोर्शन थी जिसको मैंने रेड से शो किया। ये उसका फ्रंट पोर्शन था जिसको मैंने येलो से शो किया।
इसके ऊपर जो लाइन थी, ऊपर वाली जो साइड थी उसको मैंने ग्रीन से शो किया, और जो नीचे वाली साइड थी इसको मैं शो कर रहा हूँ ब्लू के साथ। ठीक हो गया जी। तो बैटरी बेटे चार्ज लगानी थी ना, बैटरी अब चार्जिंग तो लगानी पड़ती है ना। अच्छा, अब ये आपने क्यूब जो है वो ड्रॉ किया। अब इस क्यूब को आप ज़रा ऑब्जर्व करें। अब इस क्यूब के कुछ एंगल्स हैं, इस क्यूब की कुछ साइड्स हैं, वो किस तरह हम इनको ड्रॉ करते हैं अब ज़रा देखिएगा। दो लाइनें आपको ऐसे रेड नज़र आ रही हैं और एक लाइन आपको इस तरह ब्लू नज़र आ रही है। ठीक है, जो हमारी ये वाली नीचे वाली लाइन है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, इसको नाम दे देता हूँ बी का, और इसको नाम दे देता हूँ सी का। एक्स एक्सिस हमारा ए है, वाई एक्सिस हमारा बी है, और जेड एक्सिस हमारा जो है वो सी के साथ डिनोट किया गया है। ठीक हो गया जी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, इस साइड्स के मैंने नाम रख दिए। ये जो साइड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मैं स्पॉट लाइट से शो करता हूँ। ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड है ये आपकी बी है, और इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो साइड है वो आपकी क्या कहलाती है, सी कहलाती है। दीज आर द थ्री साइड्स। अब इनके जो एंगल हैं हम उनको डील करते हैं। मसलन अब बी के सामने एक एंगल बन रहा है, बी केयरफुल, थोड़ा सा अटेंटिव भी रहें, बी अटेंटिव। मैं येलो से बी का एंगल ड्रॉ करने लगा हूँ। बी ने ये एंगल बनाया है, ठीक है, यानी बी के सामने ये एंगल आ रहा है, ठीक है, येलो कलर का। इस एंगल को हम जो नाम देंगे दैट इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, ये बीटा इस तरह ड्रॉ किया जाएगा जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये। ठीक है, बीटा, ये जो है आपका बीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, सी के सामने जो कुछ होगा, यानी जी के सामने जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं ग्रीन से शो कर देता हूँ। ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा जी के बिल्कुल सामने, इस एंगल को क्योंकि सी के सामने एंगल बना है दैट इज कॉल्ड गैमा। इस एंगल को क्या नाम दिया जाएगा, गैमा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा, बाद में आप खुद तंग होंगे, क्योंकि अगला जो सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम आ रहा है ये पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, और वो एंगल्स और साइड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन चीज़ों को समझ लें अभी ध्यान से। बी के सामने बीटा है, सी के सामने गैमा है। अब एक्स के सामने जो एंगल बनेगा, एक्स के सामने एंगल मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ। ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को क्या कहेंगे, एक्स के सामने जो एंगल बनता है, एक ही एंगल हमारा बच गया, दैट इज कॉल्ड अल्फा। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो इन एंगल्स को आपने याद करना है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, ठीक है, अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है, और गैमा कौन सा है। ये एंगल आपने याद रखने हैं, तब जाके आपसे डायग्राम आगे ड्रॉ होंगी, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्रिस्टल सिस्टम के। और क्रिस्टल सिस्टम हमेशा सवाल जो है वो दिया जाता है पेपर में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे इंशाल्लाह उस पेपर को जो है वो हम अच्छे तरीके से कल डील भी करेंगे, और देखेंगे कि वो सिस्टम जो है वो किस तरह करता है, ठीक है, काम करता है, उस सिस्टम का बेनिफिट क्या है। तो ये दो चीज़ें हमारी रहती हैं, एक क्रिस्टल सिस्टम रहता है और एक हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ वाला मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो ये वाला जो है वो इंशाल्लाह कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्रिस्टल सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। एनुअल पेपर आपके उसी डेट पे चलेंगे जो पहले होती थी, मई और जून में। ठीक है, आपके जो है ना जून में जाएंगे पेपर, सेकेंड ईयर के मई में होते हैं और आपके जो है वो जून में होते हैं पेपर, आपके जून ही में लिए जाएंगे। बोर्ड ने जो डेट दी है वो जून ही की दी है। अच्छा, उसके अलावा असाइनमेंट जो है वो आज आप पहुंचा दें, और जिन जिन की असाइनमेंट पहुंची है वो साथ साथ मुझे मैसेज करते जाइएगा, हमने दे दी है। तो ये मैं बेशक मैम इकरा को जो है वो आप दे दें या एडमिन में किसी को पकड़ा दें, बेहतर ये है कि आप सारे एक ही जगह पे असाइनमेंट जमा करवाएं, मैम इकरा को असाइनमेंट आप जो है वो पहुंचाएंगे। ठीक है, उनको दे दें तो वो अपने पास सेव कर लेंगी, मैं फिर उनसे रिसीव कर लूँगा। ठीक है, तो मैं बाई नेम लूँगा, जहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा लिस्ट बनेगी बाकायदा, जिसने दी है जिसने नहीं दी वो मैं लिस्ट बनाऊँगा, और उसके मार्क्स जो हैं वो आपको ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। तो असाइनमेंट जो है वो पहुंचनी चाहिए हर सूरत। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। आज है आपकी ट्यूसडे है, और असाइनमेंट आपने, आज ट्यूसडे वेडनेसडे है आज, ये क्वेश्चन 9 और 25 जो है ये आपने खुद से करना है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसी के मुताबिक ये होंगे सॉल्व, अगर क्लास आपने ली हुई है तो। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 9 और 25 हैं। अगर ऐसे नहीं तो किसी अपनी सहेली से रब्ता करके उन क्वेश्चंस को ले लें, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को समझें। अगर वो क्वेश्चन समझ नहीं आते लिखे हुए, फिर आप जो है वो मुझे बताएं, फिर मैं वो क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा।
लेकिन आपने ये खुद से पहले अटैम्प्ट करना है क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं ये। जी कल जमा करवानी है और आपने कल लाजमी आके, बेशक आप किसी को भेज दें, लेकिन ये टाइम जो है वो काइंडली नोट रखिएगा, 10 के जो है ना आपने जमा करानी है 10 के बाद, ठीक है। किसी को भी भेज दें, 10 से लेके 12 तक जो है वो आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो आपने सबमिट करवानी है, मैम इकरा के हवाले आप करेंगे, फिर वहाँ से जो है वो मैं रिसीव कर लूँगा। ठीक हो गया जी।